हेलो दोस्तों, जीके गुरु अनीश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जैसा कि आप लोग को पता है कि रेलवे का भी वैकेंसी आ चुका है पर्याप्त मात्रा में। BSc CGL 4 का वैकेंसी प्रोसेस में ही है। 10+2 का एग्ज़ाम होने ही वाला है। तो कहीं ना कहीं आप लोग के अनुरोध पर ही लगभग 25 क्वेश्चन का सेट डेली बेसिस पर जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हो, जिसका उम्मीद हो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपका प्रश्न का आने का उम्मीद हो, उसको डायरेक्ट लेकर आए हूँ दोस्तों। आप एक सेट की तरह इसको मार सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा गैप भी दिया जाएगा। आप कितना सही कर पाते हैं, अपना तैयारी का भी आकलन इससे आप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं। पहला आपका हो जाता है पाक की खाड़ी और पाक जल संधि। दूसरा हो जाता है पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। तीसरा हो जाता है कुमारी अंतर्द्वीप और मन्नार की खाड़ी। चौथा हो जाता है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट उत्तर हो जाएगा सेतु समुद्रम परियोजना, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं सही उत्तर दिए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? पहला ऑप्शन आपका डाकघर हो जाएगा। दूसरा विमानन हो जाएगा। तीसरा सड़क परिवहन हो जाएगा और चौथा रेलवे हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट एरो का संबंध किसके आधुनिकीकरण से हो जाएगा? क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डाकघर। प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है? तो डाकघर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हो जाता है, देश में कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के अनुसार औसतन कितनी वर्षा होने पर क्षेत्र विशेष सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है? देश में कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के अनुसार औसतन कितनी वर्षा होने पर क्षेत्र विशेष सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है? आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा औसतन 25 सेमी से कम वार्षिक वर्षा। दूसरा हो जाएगा औसतन 25 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा। सी हो जाएगा औसतन 80 सेमी से कम वार्षिक वर्षा। और डी में हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग सेलेक्ट करिए कि कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? इसका हो जाएगा औसतन 75 सेमी से कम वार्षिक वर्षा को ही विशेष सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन हो जाएगा असम, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर इसका डी ऑप्शन हो जाता है उपयुक्त में से सभी। तो आप लोग सेलेक्ट करिए इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। तो भारत में ये सभी है सबसे अधिक प्रभावित राज्य है जो कि बाढ़ से है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? आपका ऑप्शन हो जाएगा 1990, 1934, 1948, एक और ऑप्शन है 1965। 1990 ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1934, ऑप्शन सी हो जाएगा 1948, ऑप्शन डी हो जाएगा 1965। तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1934। भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? तो कब आया था? तो 1934 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रवर्ती मुगल बादशाह ने
शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? निम्नलिखित में से किस पूर्ववर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? पहला ऑप्शन इसका हो जाता है रफ़ी उद दरजात ने, रोशन अख्तर ने, रफ़ी उद दौला, ऑप्शन सी हो जाएगा, और डी हो जाएगा फर्रुखसियर ने। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा रफ़ी उद दरजात ने, ऑप्शन बी हो जाएगा रोशन अख्तर, ऑप्शन सी होगा रफ़ी उद दौला ने, ऑप्शन डी हो जाएगा फर्रुखसियर ने। बताइए इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा इसका सही उत्तर रफ़ी उद दौला। इसका जो भी टिक किए होंगे एकदम सही उत्तर है। रफ़ी उद दौला राइट उत्तर है। 7 हो जाएगा। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? इसमें सभी वही प्रश्न लिया गया है दोस्तों, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम में दिखने का चांस है, पॉसिबिलिटी संभवता है कि आएगा ही। और ऐसा ही अक्सर प्रश्न आप सेट भी प्रैक्टिस करते होंगे या फाइनल एग्ज़ाम के भी दिए होंगे तो देखे होंगे, रहता है। और इसमें सभी प्रश्न लिए गए सभी सब्जेक्ट से। इसमें हिस्ट्री का भी प्रश्न लिया है, पॉलिटी का भी लिए हैं, यानी 4-5 सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स का भी है, साइंस का भी है, 4-5 सब्जेक्ट जो भी है सबसे 25 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा आप लोग भी देख सकते हैं। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? तो एक ऑप्शन ए हो जाएगा यदुनाथ सरकार की, सतीश चंद्र की, लेनपुल की और स्मिथ की। ऑप्शन ए यदुनाथ सरकार, ऑप्शन बी यतीश चंद्र, ऑप्शन सी लेनपुल, ऑप्शन डी स्मिथ। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा यदुनाथ सरकार। क्या है? फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? तो यदुनाथ सरकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिसका नाम था। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिसका नाम था। ऑप्शन ए हो जाएगा चांद बीबी, ऑप्शन बी हो जाएगा नासिरा, ऑप्शन सी होगा मुगलानी बेगम, ऑप्शन डी हो जाएगा उधम बाई। इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुगलानी बेगम। मुगलानी बेगम एक करेक्ट आंसर। 9वां प्रश्न हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में शामिल थे। ऑप्शन हो जाएगा एक में थे तेज बहादुर सप्रू, बी हो जाएगा दूसरा नंबर में सुभाष चंद्र बोस, सी हो जाएगा एनी बेसेंट और डी हो जाएगा अली इमाम। इसका कौन कौन सही उत्तर हो जाएगा? तेज बहादुर सप्रू सही उत्तर है, सुभाष चंद्र बोस भी सही उत्तर है और अली इमाम भी सही उत्तर है। एनी बेसेंट इसमें शामिल नहीं थे। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार 1, 2, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे तो कौन थे? ए हो जाएगा एओ हुम, बी हो जाएगा जॉर्ज यूले, सी हो जाएगा अल्फ्रेड वेब और डी हो जाएगा एनी बेसेंट। तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका जॉर्ज यूले आपका सही उत्तर हो जाएगा। 11 में हो जाएगा, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ए में हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 से, बी में हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से, सी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909 से और डी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1947 से। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक किसने कहा? क्या स्टेटमेंट है? 1935 के अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक किसने कहा? ऑप्शन ए हो जाएगा क्लीमेंट इटली, ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और ये हो जाएगा क्लीमेंट इटली। तो 1935 के अधिनियम को विश्वास का प्रतीक किसने कहा था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
तो हो जाएगा क्लीमेंट इटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन ए हो जाएगा शोषण के बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता, समान नागरिक संहिता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो कौन नहीं जोड़ा गया था इसमें? तो ऑप्शन सी समान नागरिक संहिता नहीं जोड़ा गया था। जोड़ा कौन कौन गया था? शोषण के बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, बी समान न्याय तथा निःशुल्क सहायता और डी उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। क्या क्या ऑप्शन हो जाता है? संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ए और सी दोनों में। तो कल्याणकारी राज्य किसमें पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी ए और सी दोनों इसका सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भाग देश के शासन का आधार है? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भाग देश के शासन का आधार है? ये हो जाएगा मूल अधिकार, बी हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, सी हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व और डी हो जाएगा ए और बी दोनों। अब ये हो जाएगा मूल अधिकार। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है देश के शासन का आधार है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये हो जाएगा ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, बी हो जाएगा विश्व बैंक, सी हो जाएगा न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन और डी हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में से कौन मानव पूंजी सूचकांक जारी करता है? मानव पूंजी सूचकांक कौन जारी करता है? ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, सी हो जाएगा विश्व बैंक और डी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? मानव पूंजी सूचकांक जारी करता है, इसका उत्तर हो जाएगा सी विश्व बैंक, इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न अब देखते होंगे हमेशा एग्जाम में सूचकांक को लेकर के रहता है कि कौन जारी करता है। अगला प्रश्न हो जाता है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया? जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? ये 64 से जो एक्साइज जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन ए हो जाएगा मोरिस डी मोरिस, बी हो जाएगा UNDP, सी हो जाएगा महबूब उल हक और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक विकसित किया गया तो मोरिस डी मोरिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रात्रि में आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि? क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? तापमान के परिवर्तन के कारण वायुमंडल का अपर्तनांक बदल जाता है, बी हो जाएगा स्पंदों के रूप में तारे प्रकाशित उत्सर्जित करते हैं, सी हो जाएगा विभिन्न तारों से आने वाले प्रकाश का व्यतिकरण होता है, डी हो जाएगा प्रकाश का विवर्तन होता है। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तापमान के परिवर्तन के कारण वायुमंडल का अपर्तनांक बदल जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड रायले के अनुसार किसी रंग का परिकिरण निर्भर करता है? लॉर्ड रायले के अनुसार किसी रंग का परिकिरण निर्भर करता है। ए हो जाएगा आवृत्ति पर, बी हो जाएगा माध्यम, सी हो जाएगा तरंगदैर्घ्य और डी हो जाएगा आयाम। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य, इसका करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड रायले के अनुसार किसी रंग का परिकिरण निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। अगला प्रश्न है, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा पदार्थ में सम्मिलित तत्वों की संख्या, ऑप्शन बी हो जाएगा पदार्थ का भार एवं आयतन, ऑप्शन सी हो जाएगा पदार्थ की भौतिक अवस्था
ऑप्शन डी हो जाएगा पदार्थ में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्ण संख्या का अनुपात। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। पदार्थ में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्ण संख्या का अनुपात। 22 हो जाएगा किण्वन, जिसको कहते हैं फर्मेंटेशन, जैव रासायनिक प्रक्रिया को किसने समझाया? ऑप्शन ए हो जाएगा एंटोनियो लेवेजियर ने, बी हो जाएगा लुई पास्चर ने, सी हो जाएगा बीरबल साहनी और डी हो जाएगा जॉन डाल्टन। किण्वन को किसने समझाया? हो जाएगा लुई पास्चर, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 23 हो जाएगा क्या है? सबसे अधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? सबसे अधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा अमोनिया, ऑप्शन बी हो जाएगा CO2, ऑप्शन सी हो जाएगा यूरिया, ऑप्शन डी हो जाएगा अमीनो एसिड। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा सबसे अधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो अमोनिया इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हीमोकार्डेटा जीवों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? हीमोकार्डेटा जीवों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा कोशिका वृक्क, ऑप्शन बी हो जाएगा प्राक वृक्क, ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य वृक्क, ऑप्शन डी हो जाएगा पश्च वृक्क। तो हीमोकार्डेटा जीवों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो कोशिका वृक्क इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 25वां प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, किसके कार्यकाल में 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे? किसके कार्यकाल में 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे? ऑप्शन ए हो जाएगा कुलोंगतुंग प्रथम, ऑप्शन बी हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी हो जाएगा राजराज प्रथम, ऑप्शन डी हो जाएगा राजाधिराज प्रथम। क्या इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा कुलोंगतुंग प्रथम, इसका करेक्ट उत्तर कुलोंगतुंग प्रथम इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखें दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप काउंट किए हैं कि कितने क्वेश्चन सही किए हैं तो ज़रूर कमेंट करें कि कितने प्रश्न आप सही किए हैं। कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट प्रश्न का संग्रह था। बहुत बहुत धन्यवाद।